नमस्कार। सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। तैयारियां जोरों शोरों पर है। पहले चरण में 8 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है। वहीं 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 8 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी की खुली चुनौती को स्वीकार करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव खुद मैदान में उतर आए हैं। पहले जहां समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को कन्नौज से उम्मीदवार बनाया था, वहीं अब खुद मैदान में उतर अखिलेश ने इतर नगरी से नामांकन भी दाखिल कर दिया है। आखिरी समय में अखिलेश यादव पासा फेंकते हुए बीजेपी के सुब्रत पाठक के सामने मैदान में उतर आए। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या अखिलेश के मैदान में आने से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है या फिर बीजेपी अखिलेश के सामने सुब्रत पाठक की जगह किसी और पर भरोसा जताएगी। वहीं कद्दावर का कद तय करने वाली ये संसदीय सीट कैसरगंज को लेकर भी इस बार सस्पेंस पूरी तरह से बरकरार है। हमेशा इस सीट पर प्रत्याशी पहले ही तय हो जाते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब सियासत में कभी खनक रखने वाले क्षेत्र के मैदान में सुनापन सबको अखर रहा है। अब तक किसी पार्टी ने भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पूरे पैनल हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब से थोड़ी देर में मौजूद हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि हमारे साथ प्रशांत उमराव बीजेपी प्रवक्ता जुड़ेंगे, मयंक शुक्ला सपा प्रवक्ता होंगे, डॉक्टर राहुल राजभर कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का जनता टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मयंक शुक्ला सपा प्रवक्ता, आपके पास मैं आना चाहूंगी। मयंक शुक्ला जी, कन्नौज सीट पर एक बार आपने उम्मीदवार उतार दिया, ऐलान कर दिया, लेकिन नामांकन से एक दिन पहले यहां पर सपा मुखिया को उतरना पड़ा है। क्या कहेंगे आप? मयंक शुक्ला तक आवाज पहुंच पा रही है क्या? प्रशांत उमराव जी, आपके पास आते हुए सपा के मुखिया को उतरने से यहां पर बीजेपी को कितनी बड़ी शिकस्त है? लेकिन भाजपा को इतनी बड़ी चुनौती है जितनी 2022 में अखिलेश जी ने दी थी राजभर जी के साथ और जयंत जी के साथ मिलकर के। सपा की कोई चुनौती जैसी उत्तर प्रदेश में बात नहीं है। आज समाजवादी पार्टी पूरे देश में सबसे अधिक उम्मीदवार बदलने का रिकॉर्ड बना चुकी है। अभी 2 फेज का भी चुनाव नहीं है, दूसरे फेज का चुनाव कल होना है। और हर बार कभी सुबह एक उम्मीदवार आता है, शाम को कोई उम्मीदवार आता है, अगले दिन कोई और उम्मीदवार आता है। क्योंकि अखिलेश जी को अपने उम्मीदवारों पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो ये इस तरह का रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसलिए अखिलेश जी आज अंतिम समय पे चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, लेकिन इनको अपने भाई पर भी विश्वास नहीं कि वहां पर चुनाव मजबूती से लड़ सकते हैं। और हमारे उम्मीदवार तो सुब्रत पाठक जी पहले से इनको बुला रहे थे, आप अखिलेश जी आप आइए यहाँ पे चुनाव लड़िए, क्योंकि मामला बराबरी पे था ही नहीं। अभी तक तो एक तरफा उत्तर प्रदेश में माहौल चल रहा है, तो कम से कम अखिलेश जी कन्नौज में आए, थोड़ा मामला बराबरी का रहेगा, हमें भी चुनाव लड़ने में मजा आएगा कि कम से कम कोई एक बराबरी का प्रत्याशी आया है। और कहीं पर भी अखिलेश जी गंभीरता से नहीं लड़ रहे हैं। और रही बात, एक ही परिवार के 5 लोगों को इन्होंने टिकट दे दिया। यादव समाज तो खाली बाकी जगह दरी बिछा रहा है, कुर्सी लगा रहा है। अगर यादव समाज को टिकट देना तो खाली परिवार का ही करेगा। बाकी जितने समाजवादी पार्टी में यादव कार्यकर्ता है वो खाली झंडा उठाने के लिए हैं। आज भी एक वीडियो चल रहा है किस तरीके से मंच से अखिलेश जी अपने कार्यकर्ताओं को धक्का दे के वहां पे गिरा रहे हैं। तो बेचारों की जवानी कुर्बान हो गई अखिलेश जी का नारा लगाते लगाते, लेकिन कोई सांसद का टिकट नहीं मिलेगा। समाजवादी इस पार्टी से अगर कोई यादव सांसद बनेगा तो खाली सैफई कुनबे का बनेगा, उसके अलावा खाली कोई दरी बिछाएगा। तो ये समाजवादी पार्टी की हालत हो गई, इसलिए वहां पर बिल्कुल भगदड़ जैसी स्थिति है, कोई वहां पर चुनाव लड़ना नहीं चाहता है। जी मयंक शुक्ला जी, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? नहीं, तो आवाज में दिक्कत हो रही है मुझे। अभी आवाज मिल पा रही है आपको क्या? अभी इसकी मतलब बात हो नहीं पा रही क्योंकि कॉल कनेक्ट हो पा रही है। ठीक है, मयंक जी को एक बार फिर से नए सिरे से यहां पर जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी प्रशांत उमराव जी आपके पास आते हुए, प्रशांत उमराव जी, क्या लगता है कि बीजेपी जो है क्या मोदी लहर को लेकर के इतना आश्वस्त है या अपने उम्मीदवार पर इतना आश्वस्त है? देखिए, हमारे उम्मीदवार पिछली बार भी डिंपल जी लड़ी थी चुनाव, हमने इसमें कन्नौज से हमारे सुब्रत जी ने उनको हराया था। तो डिंपल जी और अखिलेश में कोई अंतर नहीं, पति पत्नी, चाहे डिंपल जी लड़े या अखिलेश जी लड़े, एक ही बात होती है। तब भी हमने हराया। पिछली बार तो सपा बसपा आरएलडी का गठबंधन तो मजबूत गठबंधन था, इस बार तो कोई ऐसी मजबूती वाली बात है नहीं। हम लोग तो आश्वस्त है नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के काम है जनता के बीच में, जो हमने काम किए हैं, विकास के काम किए हैं। यहाँ 7 साल से 8 साल से हमारी योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, डेवलपमेंट के काम किए हैं, कानून व्यवस्था पे आज ठीक हुई है।
जी। तो इससे जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को विश्वास देने काम कर रही है और हमारी सरकारें लगातार रिपीट हो रही हैं। 10 राज्य ऐसे हैं जहां पे हमारे पिछले 10 साल में सरकारें रिपीट हुई हैं। इसका मतलब सबसे बड़ा तो देखिए मैंडेट जनता देती है ना। हम आप कहें, विपक्ष कुछ कहे, मीडिया कहे, उसका मतलब नहीं होता। सबसे बड़ा सर्टिफिकेट लोकतंत्र में जनता होती है। जनता अगर आपकी सरकार को 5 साल के बाद रिपीट करे, दोबारा उतने ही बहुमत से आपको सरकार दे रही है, इसका मतलब हमने काम किया है। यही सबसे बड़ा मैंडेट है, यही सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। और वो सर्टिफिकेट जनता हमें लगातार दे रही, 14 में भी दी है, 19 में भी दी है, 14 में और 24 में उससे अधिक मैंडेट के साथ हमें जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। इसीलिए हम आश्वस्त हैं, जनता मोदी जी के नाम पे काम पर उनके चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर राहुल राजभर जी, आपके पास आते हुए क्या ये दो लड़कों की जो जोड़ी है वो कमाल कर पाएगी? सपा मुखिया को खुद से मैदान में उतरना पड़ा, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, ये देश में दो ताकतवर नेताओं का आपस में तालमेल मिला के इस देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पे, संविधान पे और आम आवाम पिछड़े दलित के हक अधिकार पे जिस तरह से हमला कर रही है, उसका मुकाबला करने के लिए इस देश की दो मजबूत दलों के नेताओं ने आपस में मिलकर गठबंधन किया है। निश्चित तौर पे कन्नौज एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो सोशलिस्ट दलों का गढ़ रहा है। वहां से लोहिया जी ने चुनाव लड़ा था और अखिलेश जी ने, इवन मुलायम सिंह यादव जी ने चुनाव लड़ा। हर बार लोगों ने राहुल राजभर जी, क्या तेज प्रताप यादव कमाल नहीं कर पाते क्या? देखिए, वहां की जनता, कन्नौज की जनता, आप हर जगह के किसी भी तमाम सारे चैनल वहां पे कवर कर रहे हैं, सब जगह पे लोगों की मांग थी कि नहीं, आदरणीय अखिलेश यादव जी जो इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल हैं, उनके नेता हैं, सब जनता की मांग थी कि अखिलेश यादव जी स्वयं आए और हमारी लड़ाई में इसमें जो है शामिल हो। तो अखिलेश यादव जो हमें लगता है कि इसमें तय किए होंगे कि जनता, आम आवाम अखिलेश यादव को बुला रही है, खुद उनको याद कर रही है कि किस तरह से अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के चुनावी मैदान में रहने के बाद पूरे देश और प्रदेश का मूवमेंट बदला था। तो जनता की मांग रही है और समाजवादी पार्टी, ठीक है, कोई रणनीति होगी जिससे आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो बौखलाहट है वो इसी वजह से है ना कि नहीं, अखिलेश यादव जी मैदान में उतर गए हैं, तो ये बौखलाहट और बढ़ती जाएगी। और अभी बहुत सारे ऐसे चाल होंगे, बहुत सारे ऐसी रणनीतियां होंगी जिनसे इनके खेमे में भगदड़ मचेगी। अभी देखिए ना, मोदी जी की इस भगदड़ में कैसे कैसे भाषणों को चिल्ला रहे हैं, उटपटांग जो है शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ले लिया, छीन लिया, संपत्ति छीन लिया, हार छीन लिया, मुसलमान, हिंदू, यही अब करने पे तुले हुए हैं। आप इनके हर भाषण का यही निचोड़ देखिए, इनका जो बौखलाया हुआ है, जैसे सांप के बिल में पानी डाल देना होता है, तो अब जो है इंडिया गठबंधन ने सांप के बिल में पानी डाल दिया और सांप जो है बौखला के निकलने की कोशिश में परेशान है। यही स्थिति बनी हुई पूरे देश और प्रदेश में। मयंक शुक्ला जी, आपके पास आते हुए, आपने उम्मीदवारों का चयन कर लिया था, लेकिन नामांकन से एक दिन पहले सपा मुखिया को मैदान में उतरना पड़ा। आखिर वजह क्या है? राजनीतिक दल तो पूछ ही रहा है, लेकिन लोगों में ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में कि बार बार यहाँ पर जो सपा है अपने उम्मीदवारों का चयन तो करती है, लेकिन उस पर ठहराव नहीं हो पाता उनका। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कन्नौज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके अंदर भावुकता और भावनाएं बहुत वैसे ही कम होती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ये लोग व्यवहारिक नहीं होते हैं। कन्नौज से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का हृदय जुड़ा हुआ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने राजनीति की शुरुआत वहां से करी है, उनका वहां से बहुत भावनात्मक रिश्ता भी है। तो जब जनता के वहां के लोगों ने, उनके समर्थकों ने, उनको चाहने वालों ने कहा, तो वो वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। और ये जो हमारे नेता हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राहुल गांधी जी, तो बहुत बड़े नेता हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और राहुल गांधी जी सांसद रहे। भाजपा के लोग जिस तरीके की बातें करते हैं जोड़ी वाली, मुझे लगता है वो जोड़ी की प्रेरणा उन्होंने जो गुजरात गैंग है, जो 2 लोगों का गैंग है, उससे लेकर इस प्रकार की बातें करना शुरू करा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि उनकी हार होने जा रही है। किसानों के हित में उन्होंने कोई काम नहीं किया, नौजवानों के हित में कोई काम नहीं किया, उन्होंने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कोई काम नहीं किया। जब देश के प्रधानमंत्री पकौड़े तलने को रोजगार मानेंगे, तो मुझे लगता है कि इससे पूरी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता पता चल जाती है। पकौड़े तलना और रेडी लगाना जीविका होती है, ना कि कोई रोजगार होता है। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी। शुक्ला जी, मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे। मैं ये पूछ रही हूँ कि लोगों में लोग जानने के लिए उत्सुक है, लोगों में जानने के लिए इच्छा जागृत हो रही है कि क्या, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि जो सपा के लोग हैं उम्मीदवार चयन कर रहे, सपा के मुखिया को उतरना पड़ा है। यहाँ पर क्या तेज प्रताप यादव हैं, वो क्या इस मैदान में कमाल नहीं कर पाते?
आखिरकार वजह क्या रही, वजह पूछ रही हूँ। जवाब दे रहा हूं मैं, आप मेरी बात को दोबारा जी। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने राजनीतिक सफर की जो शुरुआत करी थी वो भी कन्नौज से करी थी। कन्नौज से उनका भावनात्मक रिश्ता है। जब वहां के लोगों ने, समर्थकों ने उन्हें फोन किया होगा, उनसे कहा होगा, उनके चाहने वालों ने उनसे कहा होगा, तो उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया। कन्नौज में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो विकास कार्य किए थे, चाहे आलू मंडी बनाना हो, चाहे तमाम और विकास कार्य, वहां पे जो शैक्षिक व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था की जो सुविधाएं करी थी, उसमें अब तक डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर पाए। तो वहां की जनता ने जब चाहा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैदान में आए और वहां पे ऐतिहासिक जीत होगी। मैं आज बता दूं, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत कन्नौज में ही होने जा रही है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। जी ठीक है, प्रशांत उमराव जी आपके पास आते हुए मयंक जी तो ये कह रहे हैं कि जनता की मांग पर उन्होंने ये चुनाव किया है। वो भूल करके तेज प्रताप यादव का नाम पहले उम्मीदवार के नाम पर उन्होंने ऐलान कर दिया था, लेकिन जनता की मांग ये है कि अखिलेश यादव कन्नौज के मैदान में आए, सीट से ये चुनाव लड़े। क्या इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कितना मतलब यहां पर कितनी शिकस्त आप देख रहे हैं? देखिए, अखिलेश जी चूंकि जमीन से कटे हुए हैं, इसलिए उनकी जनता की जो मांग है थोड़ा लेट पहुंचती है। पहले 3 दिन पहले उन्होंने तेज प्रताप के नाम का ऐलान कर दिया, ऑफिशियल लेटर हेड पे भी घोषित कर दिया कि तेज प्रताप यादव जी कन्नौज से उम्मीदवार होंगे समाजवादी पार्टी के। उसके बाद जनता की आवाज उनके कानों तक पहुंची। तो ये इससे समझ में आता है कि कितना वो जनता से, अपने कार्यकर्ताओं से कितना जुड़े हुए हैं। अगर उन्होंने वहां पे राजनीति की अपनी शुरुआत कन्नौज से की थी तो जनता से इतना जुड़ाव होना चाहिए कि तुरंत जनता तक उनकी बात पहुंच जाए। जब नॉमिनेशन का डेट तारीख नजदीक आ गई, 1-2 दिन बचे हुए हैं, तब जनता तक अगर आवाज, जनता की आवाज तब अखिलेश जी तक पहुंच पा रही है, तो ऐसे जो नेता हैं समाजवादी पार्टी को ही उनको मुबारक हो कि इस तरह इतने जनता से कटे हुए नेता इतना लेट पहुंचे। और उन्हीं को ठीक है, लड़ते हैं चुनाव, बाकी उनका लोकतांत्रिक अधिकार है चुनाव लड़ने का, किसको लड़ाते हैं किसको नहीं लड़ाते हैं। लेकिन यही प्रश्न परिवारवाद पे भी है कि भाई एक ही परिवार से 5 लोग लड़ रहे हैं। आज पूरे देश में एक यही खाली अखिलेश जी और डिंपल जी हैं कि पति पत्नी दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। उनको पूरे यादव परिवार में और पूरे यादव समाज में उत्तर प्रदेश में कोई प्रत्याशी कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है कि ये तेज प्रताप यादव लड़ेंगे, अखिलेश यादव लड़ेंगे, डिंपल यादव लड़ेंगे, आदित्य यादव लड़ेंगे, अच्छा यादव लड़ेंगे, धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे। मतलब कोई यादव चुनाव लड़ेगा तो खाली सैफई परिवार से लड़ेगा, बाकी कार्यकर्ता दरी बिछाएगा। ये आज समाजवादी पार्टी की स्थिति हो गई है। जब इनकी सरकार आएगी तो प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब एक ही परिवार से बनेंगे, बाकी लोग दरी बिछाएंगे। इसी प्रकार ये प्रत्याशी बदलते हैं। और अखिलेश जी तो आज फेल नेता है। कोई चुनाव ने अपने जीवन में जीता हो 17 के बाद से तो बता दें, सारे चुनाव में इनकी हार मिली है, इस चुनाव में इनको हार मिलने जा रही है। प्रशांत उमराव जी, आपकी भी टेंशन थोड़ी बहुत बढ़ी है क्या? क्या आप भी उम्मीदवारों के नाम में क्या यहाँ पर फेरबदल करेंगे या सुब्रत पाठक ही रहेंगे? नहीं, हम लोग उम्मीदवार फेरबदल नहीं करते हैं। हमारे तो सुब्रत जी ने तो नॉमिनेशन भी कर दिया है, उसमें कोई फेरबदल वाली हम समाजवादी पार्टी नहीं कि सुबह कोई उम्मीदवार करें, शाम को कोई उम्मीदवार करें, कल कोई उम्मीदवार घोषित करेंगे, आजम खान कोई बता दें उनको घोषित कर दें, फिर कोई फलाना मौलाना को कर दें। ये भारतीय जनता पार्टी की इस नीति नहीं। हम लोग एक बार जो घोषणा कर देते हैं वो लड़ेंगे। सुब्रत जी मजबूत दावेदार हैं, वो डरने वाले इनसे थोड़ा कोई सफाइयों गुंडाई थोड़ा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का शासन काल है। जब इनका काल था तो नीरज मिश्रा हमारे कार्यकर्ताओं को इन्होंने गला काट दिया था, अखिलेश यादव जी को उनका गला गिफ्ट किया गया था। इस तरह की गुंडाई हुई है। 2014 में बेईमानी से जीती, डीएम पे दबाव बनाकर, यूपी में सरकार थी, 19 पे इनकी गुंडागर्दी नहीं चली, हम लोग जीते बड़े अंतर से। इस बार भी हराएंगे। मयंक शुक्ला जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं तो सबको पता है। इस तरह के झूठे आरोप लगाना मुझे लगता है एक नेशनल चैनल पे बहुत सत्य हो तो बात करिए, अन्यथा मत करिए आप। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जो गुजराती गैंग है, जो इस वक्त पूरे देश में आप देखिए, नीरज मोदी, मेहुल चौकसी, ये सब कौन लोग हैं? ये उसी गुजराती गैंग के समर्थक है जो आज देश छोड़ छोड़ के भाग रहे देश की संप्रदा लेकर। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले तो अपनी जो गुजराती गैंग के समर्थक हैं उन सबको कंट्रोल करना चाहिए, ताकि देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था और जो नुकसान पहुंचा रहे हैं लोग वो ठीक हो सके। मयंक शुक्ला जी, शब्दों का चुनाव थोड़ा ठीक हो, शब्दों को चुनाव यहाँ पर थोड़ा ठीक कीजिए और जो जवाब है ना उस पर थोड़ा बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, ये तो पूरा देश जानता है कौन क्या है। और रही बात कन्नौज की, जनता जनार्दन होती है। कन्नौज से माननीय राष्ट्रपति सांसद रहे, भावी सांसद रहे, और मुझे लगता है कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने शब्दों का चयन सही करना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए। जब कठोर बात कहेंगे तो कठोर बात सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जी, डॉक्टर राहुल राजभर जी, आपके पास आते हुए आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? कन्नौज सीट पर कितनी बड़ी चुनौती लग रही है गठबंधन को?
नहीं, देखिए, गठबंधन को चुनौती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती है। वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की एक पारंपरिक सीट है, जहां पे मुलायम सिंह यादव जी ने चुनाव लड़ा, इवन लोहिया जी ने भी चुनाव लड़ा, अखिलेश यादव ने भी चुनाव लड़ा, और डिम्पल यादव जी ने भी चुनाव लड़ा। और सुब्रत पाठक जी जो पिछली बार चुनाव जीते थे, वो महज 10,000 से 12,000 वोटों के अंदर से जीते थे, तो बहुत बड़ी उनकी जीत नहीं थी। वो इस बार भी चुनाव बहुत जो है बड़े स्तर पे हारेंगे, काफी बड़े मार्जिन पे हारेंगे, और न केवल कन्नौज पे उसका असर पड़ेगा, आसपास की सीटों पे, उन्नाव पे और भी जो सीट है वहां पे, उन सब सीटों पे असर पड़ेगा जो भी कन्नौज के आसपास है। तो आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बौखलाहट बढ़ी है, तमाम तरीके के उलूद जुलूद जो बयान कर रहे हैं, तो इसका साफ मतलब आप इसका संकेत होता है कि ये डरे हुए लोग हैं, सहमे हुए लोग हैं। जिस तरह से इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से बात कह रहा है कि हम लगातार युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को सशक्त करेंगे, दलितों की आवाज बनेंगे, पिछड़ों की आवाज बनेंगे, आदिवासियों को उनका जो शेड्यूल एरिया है उसको देंगे, उसके बाद से देख रहे हैं आप तमाम जगहों पे भारतीय जनता पार्टी के नेता, मोदी जी, अमित शाह जी, चूंकि दो ही वहां पे नेता है, उसके बाद तो सब दरी बिछाने वाले ही हैं। आदरणीय हमारे प्रवक्ता साथी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, तो आप तो वहां पे सब लोग दरी ही बिछाने वाले लोग हैं, खाली वहां दो ही लोगों का निर्णय चलता है। यहाँ तो बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से फैसले लिए जाते हैं और फैसले किए जाते हैं। तो निश्चित तौर पे आप इस बात से अंदाजा लगा सकती हैं कि जो एनडीए गठबंधन है, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो 400 का नारा दे रही है बुलंदी से, इस बुलंदी के पीछे पूरा खोखला दावा है, पूरा खोखला आधार है। अभी उत्तर प्रदेश में जो पहले चरण का चुनाव हुआ था, एकदम साफ स्पष्ट हो गया है कि बड़े पैमाने पे लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया गठबंधन को वोट दिए हैं। वहां पे इंडिया गठबंधन मजबूती से जीतने जा रहा है, और इस बार भी अभी जो है 26 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें भी एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और सपा बहुत मजबूती से सीटें जीतने जा रही है और देश में सरकार बनाने जा रही है। और इन तमाम जो लड़ाइयों के बाद आप जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो जो है मुस्लिम लीग का है और फलाने सबका जो है छीन लिया जाएगा, आम जनता का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। आप देखिए, आप मुझे लग रहा है प्रशांत भाई पढ़े भी होंगे कांग्रेस का मैनिफेस्टो, अगर डिबेट पे आते हैं तो निश्चित तौर पे आप देखें कहीं पे इस तरह के शब्दों का जिक्र भी नहीं है, और बहुत मजबूती से पूरे उस जो है मैनिफेस्टो में कांग्रेस के सबसे ज्यादा बार जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, रोजगार, 30 लाख रोजगार देना है, 14 लाख अतिरिक्त रोजगार पैदा करना है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाना है, उनकी भर्तियों की संख्या बढ़ाना है, आशा कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाना है। इस तरह से तमाम तरह की योजनाओं को लाके देश में एक बहुत बड़े स्तर पर प्रयास किया जा रहा है कि हम सबको रोजगार सुनिश्चित कर पाए। इसके लिए इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ रही है, आगे बढ़ रही है, जिसकी बौखलाहट के बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने डिबेट्स में उठा रहे हैं कि इतने पैसे आप कहां से लाएंगे, इतनी नौकरियां कहां से पैदा करेंगे, इतने संसाधन कहां से लाएंगे। लेकिन राहुल गांधी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो आपने 16 लाख करोड़ रुपया जो कॉर्पोरेट घरानों के पैसों को माफ किया है, उसी पैसे को अगर आप इस देश की आवाम और नौजवानों पे खर्च करोगे तो करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। इसी बात को राहुल गांधी जी लगातार सवाल उठा रहे हैं, और उस सवाल से भागते हुए बचते हुए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी सांप्रदायिक माहौल बनाना चाह रहे हैं, हिंसा का माहौल बनाना चाह रहे हैं, और इस सारी परिस्थिति में चुनाव आयोग भी इनके साथ खड़ा नजर आता है। जिस तरह से चुनाव आयोग पे नोटिस, चुनाव आयोग को बार बार कांग्रेस पार्टी जाकर उनसे अनुरोध कर रहा है कि आप इन पे एक्शन लीजिए, आप इन पे एक्शन लीजिए, लेकिन कुछ ही तरह का एक्शन नहीं लिया जा रहा है। वही किसी भी मामले पे कांग्रेस पार्टी अगर कोई सवाल उठा देता है, तुरंत उस पर एक्शन हो जा रहा है। तो जो जिस परिस्थिति में पूरा चुनाव हो रहा है, उसके बावजूद भी जनता ने एकदम मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को इस देश की सत्ता से उखाड़ फेंकना है, इनको इस देश से भगाना है, इनको जो इन्होंने लूट खसोट, जो इन्होंने असमानता पैदा किया है, इस असमानता को खत्म करते हुए आम आवाम की जिंदगी को खुशहाल करने का संकल्प ले रही है इस देश की जनता। इसके साथ इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रही है, और निश्चित तौर पे हम 2024 में अपनी सरकार बनाएंगे। प्रशांत उमराव जी, आपके पास आते हुए कैसरगंज सीट की बात करें, वहां पर आपके अभी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है, आखिरकार इतना मतलब देरी क्यों है ऐलान करने में, आप लेट क्यों हो रहे हैं? देखिए, पांचवें फेज पे है अभी कैसरगंज और रायबरेली, 2 सीटों पे हमारे उम्मीदवार घोषित होने, वो हम घोषित कर देंगे। बाकी जगह सभी हम उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, और जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपना गढ़ बताती थी, अमेठी और रायबरेली, आज तक वहां पर उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाए हैं। आज स्थिति यही कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी दोनों रायबरेली पे चुनाव लड़ना चाहते हैं कि सीट पे, अमेठी तो छोड़ के भाग ही चुके हैं,
और आज जो कांग्रेस सबसे अधिक जो ओबीसी हितैषी की बात करती है, ओबीसी का हिस्सा मुसलमानों को देने की बात उन्होंने कर दिया है, ये नहीं कर रहा हूं कि बात कर रही है। 4% जो ओबीसी का हिस्सा है मुसलमानों को इन्होंने आरक्षण के रूप में दे दिया है। इसके पहले भी इन्होंने किया है, कर्नाटक में भी इन्होंने ओबीसी का आरक्षण मुसलमान के सिवाय तेलंगाना में दे दिया, मुसलमान के सिवाय आपके पास कुछ बचा उचा नहीं है, करने काम कर रहे हैं। संविधान नहीं है, उसी का मंत्र जपिए, उसी का मंत्र जपिए और उसी के मंत्र को देना चाहते हैं, बीच जाने का रास्ता छोड़िए, कुछ बचा उचा नहीं है। आप एक काम नहीं बना सकते हैं, बस ये कहिए पर्सनल लॉ में आती है, कुछ बचा नहीं है आपके पास, कुछ नहीं बचा है, जनता को नकाब कर देना चाहते हैं। ये जो इटालियन है, इटली से संचालित होने वाली पार्टी हिंदुओं की संपत्ति को छीन कर मुसलमानों को देना चाहती है। ये मनमोहन सिंह का कहता था कि जो हिंदुओं की जो संपत्ति है, राहुल राजनीति में आपके पास करके बोलिए, नहीं चलेगा, कुछ बचा नहीं है चुनावी भाषणों में, वो देश की जनता कांग्रेस पार्टी को जवाब देगी। हम लोग हिंदुओं की संपत्ति राहुल राजनीति में मुसलमानों को देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी, हम लोग नहीं देना देंगे। 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? हम अरे 1 लाख नौकरी की बात की, 2 करोड़ नौकरी जनता पूछ रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मार के भगा रही है। कांग्रेस पार्टी मयंक शुक्ला जी से इसका रिएक्शन लेंगे, मयंक शुक्ला जी से इसका रिएक्शन लेंगे। जनता पूछ रही है, हम नहीं छीन कर देने देंगे। मयंक शुक्ला जी आपके पास आते हुए कहाँ गई? हिंदुओं की संपत्ति को मुसलमानों को नहीं देने मयंक शुक्ला जी आपके पास आते हुए कैसरगंज में क्या बीजेपी ने जिस तरह से उतारा नहीं अपने दावेदार को, अपने उम्मीदवार को, आप इसी को देखते हुए क्या इस कैसरगंज सीट पर आप भी उम्मीदवार को नहीं ऐलान कर पा रहे? आखिर वजह क्या है आपकी? मयंक शुक्ला जी, हिंदू मुसलमान के सिवाय राहुल राजभर जी सुन लीजिए एक बार। अमित शाह जी सिवाय जो विषय है ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का, राहुल जी सुन लीजिए, अपनी बात नहीं रख सकते हैं। राहुल राजभर जी एक बार सुन लीजिए, आपके पास आऊंगी मैं। टिकट बांटना विषय जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का, समाजवादी पार्टी का हम लोग का इंटरनल मैटर है जी। विषय ये है कि आपने पिछले पहले चरण का चुनाव देखा, भारतीय जनता पार्टी लगातार लूज करती हुई दिखाई दे रही है, और उसके बाद आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी के भाषण किस तरीके से बदल गए, और भाषा की मर्यादा जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, मुझे लगता है कई बार मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा की सबसे ज्यादा जरूरत जो है प्रधानमंत्री जी को है और योगी जी को है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं को। मयंक शुक्ला जी, मेरा सवाल ये है कि कैसरगंज पर आखिरकार उम्मीदवार का ऐलान क्यों नहीं? क्या बीजेपी को देखते हुए आप ऐलान नहीं कर पा रहे? नहीं, बात मैंने बताया, टिकट वितरण जो है पार्टी का इंटरनल मैटर है और उसके लिए स्ट्रेटजी होती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूरा समाजवादी पार्टी हर टिकट पर नजर बना के रखती है, जो सबसे बेहतर उम्मीदवार होता है उसे उतारना हम लोगों का सबसे बड़ा संकल्प होता है। जो भी किसानों के हित की, नौजवानों के हित की लड़ाई लड़ सकता है, ऐसा प्रत्याशी उतारने का काम समाजवादी पार्टी हर चीज करती है। ठीक है, प्रशांत उमराव जी आपके पास आते हुए आपका एक छोटा सा रिएक्शन। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार जो SC/ST ओबीसी का हिस्सा मुसलमानों को देने की बात कर रही है। कर्नाटक में इन्होंने ओबीसी का जो 4% काट करके मुसलमानों को धर्म के आधार पर दे दिया है। संविधान में कहीं भी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं है, ना ही मंडल कमीशन में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात की गई, खाली पिछड़ी जातियों को देने की बात की गई। और जो 1950 का ऑर्डर है, जो बाबा साहब के जीवित रहते ऑर्डर किया गया था, उसमें सीधा प्रोविजन है कि जो है धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा, खाली जो समाज के जो पिछड़े वर्ग उनको देने की बात किया जाएगा। आज लोग सबसे अधिक जो पिछड़े की बात कर रहे हैं, पिछड़े का अधिकार काटने की बात कर रहे हैं। इसी बार इन्होंने आंध्र प्रदेश में किया, तेलंगाना में इसकी पिछली बार सरकार ने किया, और आज इनके मैनिफेस्टो में है। 2014 के भी मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी के था, 19 में भी था और 2024 में भी है कि लोग धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देंगे। इनके प्रधानमंत्री कहते थे कि देश की संपत्तियों पर संसाधनों का पहला अधिकार मुसलमानों का है, और इसके लिए लगातार इन्होंने बैकडोर से लाने का प्रयास भी किया। आज इन्होंने, और आज किस बात करते हैं, आज कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी के राहुल राजभर जी, मैं आपके पास लौटूंगी, आप एक बार सुन लीजिए। राहुल राजभर जी, कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बिल्कुल, देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो का जो सबसे बड़ा हिस्सा है रोजगार, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि 30 लाख। अरे आप तो सरिया लागू करने की बात कर रहे हैं,
आपके मैनिफेस्टो में 2028 में है अग्निपथ क्या प्रॉपर्टी का समाप्त करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? कांग्रेस पार्टी कौन होती है हिंदुओं की प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी? आप हिंदुओं की प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट हिंदुओं की प्रॉपर्टी कर सकते हैं? आप बढ़ाएंगे, संख्या बढ़ाएंगे, कॉमन सिविल कोड की हम देश में एक कानून लागू करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है शरीयत लाओ को मजबूत करेंगे। हमारा जो कांग्रेस पार्टी मुस्लिम देश बनाना चाहती है। वक्त हमें यहाँ पर इतने को इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और अपने प्रतिक्रिया को साझा करने के लिए। तो यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव के रण में सभी सियासी दल लगातार अपने ताल ठोक रहे हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यहाँ पर कोई छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर। देखते रहिए जनता टीवी।